जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सूर्यवंश के बारे में यानी कि शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो जो था हुमायूं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें भी हम लोग देखे थे शेर शाह सूरी के बारे में। इसमें हम लोग अलग से सेपरेट देखेंगे कि शेर शाह सूरी के बारे में क्या-क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में अभी तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है शेर शाह सूरी से, तो वो किस तरीके से बनाया गया है इसमें हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इसमें अभी जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आए हुए हैं, तो उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आया है उसको पहले देखेंगे, ठीक है? उसके बाद से फिर हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए सबसे पहले ये अभी कल ही रात को ये आया है, ठीक है? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है? अपने इंडिया का सबसे एक फेवरेट माने जाने वाला जो एग्जाम है, बहुत लोगों का, हम लोगों का सपना है इसमें यूपीएससी, ठीक है? आईएएस क्लियर करने का। तो ये जो एग्जाम है इसका नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें 1255 पोस्ट है, ठीक है? ग्रेजुएशन केवल इसका जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन लेवल तक का है। आप अगर कोई भी ऐसे जो हैं, जो लास्ट ईयर में भी हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 21 से 32 साल तक का है और इसका जो लास्ट डेट है 21 फरवरी, ठीक है? और जो अप्लाई फी है इसका, वो है 0 से 100 रुपए तक का, ठीक है? तो आप जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है ये। खुशखबरी तो हमारे जितने भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं लगातार, जो लगे हुए हैं, उनके लिए खुशखबरी तो यही सब होता है ना? चलिए देखते हैं और क्या-क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है एग्जाम का। देखिए यहाँ पे बीएसएफ का भी आया हुआ है, 31 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। और इसमें जो क्राइटेरिया है ये आपका 10वीं से 12वीं, 10वीं या 12वीं पास तक का है, प्लस इसमें जो एज लिमिट है 18 से 28 साल है। देखिए केवल शॉर्ट में बताऊंगा ना मैं, बाकी सारी चीजें यदि आप जैसे बीएसएफ से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसका पूरा नोटिफिकेशन वगैरह सारा चीज आप इंटरनेट से देख लेंगे, ठीक है? केवल मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ। तो देखिए जो बीएसएफ है इसका जो नोटिफिकेशन है, एग्जाम फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, ये है 20 फरवरी और इसमें अप्लाई फी है 0 से 100 रुपए तक का, ठीक है? आगे देखते हैं। ये एमपीएससी का भी आया हुआ है, ठीक है? इसमें 7,509 पोस्ट है और इसमें भी आपका ग्रेजुएशन तक का है, जो एलिजिबिलिटी है। और आपका एज लिमिट है 18 से 38 साल तक का और लास्ट डेट है इसमें 14 फरवरी। और जो इसका अप्लाई फी है वो 44 रुपए से लेकर के 394 रुपए तक का है। आगे देखते हैं। आईबी से भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है? इसमें 1675 पोस्ट है, ठीक है? इसमें देखिए 10th पास जो भी हैं वो सभी इसमें इसका फॉर्म भर सकते हैं और देखिए इसमें एज लिमिट है 18 से 27 साल और लास्ट डेट है इसका 17 फरवरी। और अप्लाई फी है इसमें देखिए 50 से लेकर के 500 तक का। देखिए आगे देखते हैं और कौन सा एग्जाम का नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखिए ध्यान देंगे, है ना? अगर आप इसमें से कोई सा भी अगर फॉर्म आप भरना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, ठीक है? देखिए सीआईएसएफ से भी आपका पोस्ट यहाँ पे 451 आया हुआ है, ठीक है? इसमें भी अगर आप चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 10वीं पास प्लस आपका ड्राइविंग लाइसेंस इम्पोर्टेंट है, इसमें लगेगा। और उसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट है आपका 21 से लेकर के 27 साल तक का। लास्ट डेट है आपका 22 फरवरी और अप्लाई फी है 0 से 100 रुपए तक। आगे यहाँ पे एमपीपीसीएस का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें देखिए 427 पोस्ट है और ये ग्रेजुएशन या फिर कोई भी ऐसे जो लास्ट फाइनल ईयर में है, अभी भी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर जो है उसमें भी है, अभी एग्जाम चल रहा है, वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट देखिए यहाँ पे 21 से 40 साल, ठीक है? लास्ट डेट है 9 फरवरी
9 फरवरी तक का लास्ट डेट है इसमें फॉर्म भरने के लिए। और अप्लाई फी है यहाँ पे 250 से लेकर के 500 रुपए तक का। ठीक है, तो ये हमारा जो एक जो नोटिफिकेशन एग्जाम्स से रिलेटेड जानकारी था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे, प्लस इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए एग्जाम में उसको भी हम लोग साथ ही साथ देखते चलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग बीच बीच में हुमायूं, जब हुमायूं के बारे में पढ़े थे उस समय भी पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा स्टोरी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि इसी तरीके से इसका कहानी भी है। देखिए, यहाँ पे जो शेर शाह सूरी है इसका नाम शेर खां भी है। ठीक है, तो कई बार ये लोग उपाधि भी धारण करते हैं ना, तो इस तरीके से नाम वगैरह चेंज होते रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे वहाँ। ठीक है, तो शेर शाह सूरी या शेर खां जो है यही सूर्यवंश जो है, सूर्यवंश का संस्थापक है। ठीक है, इसके जन्म के बारे में कोई भी इस तरीके का प्रश्न नहीं बनता है। हाँ, लेकिन याद रखेंगे कि शेर खां और शेर शाह सूरी दोनों एक ही है। ठीक है, और सूर्यवंश का संस्थापक कौन है? शेर खां। एक नाम और इसका है, बचपन में इसका नाम था फरीद खां। तो अभी जस्ट हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है कि फरीद खां या फिर शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, ये सहसराम जो इसके मतलब जो इसके पिता थे वो सहसराम, सहसराम या फिर इसको हम लोग सासाराम भी जो बोलते हैं, बिहार का क्षेत्र सासाराम, और ये खुवासपुर। ठीक है, यहाँ की इनको जहांगीरी प्राप्त थी, मतलब उस समय का वर्ड में बोले तो वहाँ का मैनेजमेंट, उस क्षेत्र का पूरा मैनेजमेंट इसके पिता को प्राप्त थी। ठीक है, तो जो शेर शाह है वो भी काफी प्रशासनिक रूप से बहुत ही ज्यादा एक कुशल रहता है। ठीक है, बहुत प्रभावशाली रहता है शेर शाह सूरी, बहुत समझदार, बहुत होशियार भी रहता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे इसके बारे में। तो खुद अपना मतलब इसका पिता जो है शेर शाह से प्रभावित होकर के इसको जो है अपना जो जहांगारी जो जो जहांगीर यानी कि उस समय का जो प्रशासन है, ठीक है, सासाराम और ये खुवासपुर, ये जो क्षेत्र है इसका पूरा प्रबंधन का कार्य जो है वो शेर शाह सूरी को सौंप देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। पहले एक बार प्रश्न देखिए, यहाँ पे शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। तो इस तरीके से जो प्रश्न है यहाँ पे ये ग्रुप डी में 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से प्रश्न भी बनता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना, इसलिए फोकस रखना है नाम वगैरह पे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि शेर शाह सूरी जो है उससे प्रभावित होकर के उसके पिता जो है वो क्या किए, वहां का खुद उसको मतलब एक तरीके से सासाराम जो क्षेत्र है वहां का उसको सूबेदार बना दिए। ठीक है, या फिर मैनेजमेंट करने के लिए उसको पूरा प्रशासन दे दिए। ठीक है, प्रशासक बना दिए, इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान में इस तरीके से रखेंगे हिस्ट्री आगे। उसके बाद क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के वजह से हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, अपना प्रॉब्लम के वजह से क्या होता है, पिता से उसका शेरशाह सूरी का जो है थोड़ा बहुत कहा-सुनी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उसके कारण से क्या है कि जो शेरशाह सूरी है वो गुस्सा होकर के 1522 ईस्वी में, ठीक है, दक्षिण बिहार, जो दक्षिणी बिहार जो क्षेत्र है वहां का सूबेदार, ठीक है, बहार खां लोहानी, इसके यहाँ चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद से उसको एक मतलब सूबेदार नियुक्त करता है, यानी कि उसका एक तरीके से उसका जो बेटा है जलाल खां, ठीक है, किसका बेटा? बहार खां लोहानी का। ठीक है, बहार खां लोहानी का एक छोटा पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है जलाल खां। ठीक है, छोटा रहता है, तो उसका संरक्षक के रूप में इसको नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये इसी के साथ रहता है, इसका सेवा करता है शेर शाह जो है। और धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ साथ आ, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि ये शेर शाह के द्वारा जो है यहाँ पे एक शेर को मार दिया गया। मतलब जब इसका जो बहार खान लोहानी जो है उस समय ही उसके साथ काम करता है, उसके पुत्र का संरक्षण करता है, और उसी समय
जो है शेर का आक्रमण हुआ होगा, है ना? इस तरीके से इतिहासकार जो बताते हैं वही हम लोग जान रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उस समय क्या होता है कि वो जो शेर को वो मार डालता है, ठीक है? शेरशाह। तो उस समय से फिर इसको शेर खां, शेरशाह इस तरीके से जो नाम है यहाँ पे पड़ता है, ठीक है? मतलब एक तरीके से उपाधि मिलता है। तो ये उपाधि कौन दिया, अगर इस तरीके से आगे चल कर के प्रश्न बना, तो आप याद रखेंगे बहार खां लोहानी, ठीक है? इसी के द्वारा जो है शेर खां की उपाधि दी जाती है, ठीक है? तो क्यों दी जाती है और स्टोरी क्या हुआ इसका शेर खां नाम के पीछे, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है? और ये जो बहार खां लोहानी है, इसी का पुत्र है जलाल खां। तो इसी का ये एक तरीके से सिक्योरिटी रखता है उसका। फिर आगे चल कर के 1528 ईस्वी में जो है, यहाँ से काम छोड़ करके फिर से ये बाबर की सेना में भी चला जाता है। और 1528 ईस्वी के चंदेरी चंदेरी का जो युद्ध हम लोग पढ़े हैं बाबर के समय में, उस समय बाबर के साथ सेना में मिल करके, ठीक है, वहां पे मुगलों के साथ युद्ध भी लड़ता है ये, ठीक है? तो यहाँ पे बाबर के साथ भी मिलता है। फिर आगे चल करके 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी, ठीक है, महमूद लोदी भी हम लोग पढ़े, उसके साथ चला जाता, मतलब इतना ज्यादा ये शातिर तरीके का जो शेरशाह सूरी है वो काफी होशियार और काफी शातिर रहता है। देखिए बाबर के साथ जब वो मिला तो बाबर की सेना में वो जब भर्ती हुआ, उसके साथ युद्ध लड़ा, तो बाबर का जितना भी माइंडसेट है युद्ध लड़ने का, है ना, हम लोग देखें कि बाबर जो है वही तोप वगैरह का भी एक तरीके से यूज करता है फर्स्ट बार युद्ध वगैरह में, युद्ध की रणनीति हम लोग देखे थे। तो वो सारी चीजों को ये बहुत अच्छे से समझ लेता है, ठीक है, शेर खां। उसके बाद से फिर घाघरा के युद्ध में ये महमूद लोदी के साथ चला जाता है, लेकिन लोदी के साथ भी मिलता है, प्लस जो बाबर है, बाबर को भी धीरे से ये बताता है कि वो ज्यादातर युद्ध ना करे, यानी कि एक तरीके से सतर्क हो जाए, ठीक है? तो मतलब वो जो उसको जहाँ पे स्कोप दिखा अपने लिए, वहां पे वो चला जाता है। इस तरीके से इसका माइंडसेट है शेरशाह सूरी का, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि जो बाबर है ना, बाबर जो है वो समझ जाता है। तो जो बाबर है वही हुमायूं को भी आगे चल करके सतर्क करता है, उसको बताता है कि शेरशाह सूरी से थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है? इसका जो है मतलब बहुत शातिर दिमाग है, इस तरीके से समझाया होगा उसको। तो बाबर अपने बेटे है ना हुमायूं को ये समझाता है। आगे देखते हैं इसी के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में आगे देखते हैं और क्या हुआ। देखिए लास्ट में फिर से 1528 ईस्वी के अंत में लगभग, है ना, शेर खां जो है वो फिर से उसी के पास आ जाता है। किसके पास? दक्षिण बिहार में, बिहार का जो सुल्तान है ये बहार खां लोहानी, ठीक है? ये जो बहार खां लोहानी है इसका भी एक अलग से नाम है मोहम्मद शाह, ठीक है? तो मोहम्मद शाह भी है, स्टोरी याद रखिएगा, ये सब तो भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन इतना बस याद रखना कि जैसे जो शेर खां का नाम जो है या उपाधि जो है वो कौन दिया है, तो बहार खां लुहानी या फिर उसी को मोहम्मद शाह भी कहते हैं, ठीक है? देखिए शेर शाह सूरी जो है वो कितना शातिर है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा फिर से मैं आपको उसको सीक्वेंस कर देता हूँ, अगर दिमाग में थोड़ा इधर-उधर उटपटांग हो गया होगा स्टोरी तो। देखिए सबसे पहले जो है शेरशाह सूरी जो है सूर्यवंश का ही संस्थापक है, ठीक है? उसके बाद से आगे चल कर के आप देखते हैं कि शेरशाह सूरी जो है वो अपने पिता का जो जहांगीरी है सासाराम में, उस क्षेत्र को सबसे पहले वहां रहता है। पिता से विवाद होने के बाद से, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है? बिहार के सुल्तान के पास चला जाता है, जहाँ पे मोहम्मद शाह या फिर बहार खां, ठीक है, उसके अंदर में सिक्योरिटी का काम करता है, उसके बच्चे का सिक्योरिटी के लिए काम करता है। वहां से फिर काम छोड़ करके फिर वो चला जाता है बाबर के पास। बाबर के साथ मिलकर के चंदेरी का युद्ध करता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके साथ भी मिल करके काम करता है। और फिर बाबर को वहां पे समझ में आ जाता है कि जो शेर शाह सूरी है वो काफी होशियार है, ठीक है, काफी शातिर दिमाग है। तो वो अपने बेटे हुमायूं को भी समझाता है कि उससे थोड़ा सा सतर्क रहे। धीरे धीरे जब अब क्या है कि बाबर समझ ही गया है, तो वहां जो है शेर शाह सूरी तो अब टिक नहीं पाएगा, उसके प्रति पहले ही सतर्क हो गए हैं। तो वहां से काम छोड़ करके फिर से वापस आ जाता है दक्षिण बिहार के क्षेत्र में। कहाँ पे? मोहम्मद शाह ये बहार खां
लुहानी के पास फिर से आ जाता है। और फिर से क्या है कि जो बहार खां लुहानी है वो पहले से ही जान रहा है शेरशाह सूरी के बारे में कि ये काफी टैलेंटेड है, काफी समझदार होशियार है। तो इस तरीके से उसको फिर से अपने काम पे रख लेता है। अब आगे देखिए यहाँ से क्या होता है कि जो बहार खां लोहानी है, ये ही आगे चल कर के क्या होता है 1528 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु होने के बाद से जो शेर शाह सूरी है वो अब इसका जो पुत्र है जलाल खां, ठीक है, ये बहार खां लुहानी का जो पुत्र है जलाल खां, ये तो अभी छोटा है। ठीक है, और शेर शाह सूरी जो है उसका देख रेख कर रहा था। तो फिर आगे चल कर के क्या करता है, इसी की पत्नी, ठीक है, यानी कि विधवा दुदू बेगम, ठीक है, इसका नाम है। तो ये खुद विधवा से फिर शादी कर लेता है, यानी कि बहार खां लुहानी से ये शादी कर लेता है शेर शाह सूरी। ठीक है, और खुद फिर उस क्षेत्र यानी कि जो दक्षिण भारत का सॉरी जो दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र है उसका पूरा प्रबंधन क्या है वो अपने अंदर में ले लेता है। ठीक है, खुद वहां का एक तरीके से प्रधान बन जाता है। तो अब यहाँ से इसका धीरे धीरे साम्राज्य बनना शुरू हुआ, है ना। बिहार का दक्षिणी क्षेत्र पूरा ये ले लिया। उसके बाद से देखिए आगे फिर से ऐसे ही करेगा। आगे चल करके फिर देखिए यहाँ पे जो है जलाल खां, ये तो हो गया। जलाल खां धीरे से क्या करता है, धीरे धीरे तो बड़ा होगा लेकिन अब देख रहा है कि यहाँ पे पहले ये दक्षिण का पूरा क्षेत्र है उस पे कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो जलाल खां क्या करता है, अफगान सरदारों के साथ मिल करके वो बंगाल भाग जाता है। अब भागने के बाद पूर्ण रूप से क्या है, जो शेर खां है वो दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा आगे चल करके 1529 ईस्वी में, ठीक है, ये 1529 ईस्वी में क्या होता है कि बंगाल का जो शासक है यहाँ पे नुसरत शाह, उसको भी ये पराजित करता है। फिर पूरे बंगाल क्षेत्र को ये जीत लेता है और उस समय अपना नाम फिर यहाँ पे एक उपाधि लेता है, हजरत आला। ठीक है, तो ये उपाधि धारण करता है। उसके बाद से फिर 1530 ईस्वी में, ठीक है, चुनार का किला, हम लोग हुमायूं के समय में हम लोग जब पढ़ रहे थे तब देखे थे कि जो है ये चुनार का किला जो है हुमायूं उस पे आक्रमण करता है, महीने भर तक उसके क्षेत्र को घेर के रखता है। और शेर शाह सूरी जब कमजोर पड़ जाता है, उससे युद्ध नहीं कर पाता तो संधि कर लेता है। तो उससे पहले के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि शेर शाह सूरी के पास वो किला आया कहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चुनार का किला जो है ताज खां, ये ताज खां जो है उस समय चुनार का किला इन लोगों के पास था। तो ताज खां की विधवा लॉर्ड मलिका, ठीक है, इससे भी फिर ये विवाह कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से इससे विवाह करके फिर ये चुनार का किला जो है इस पे भी अधिकार कर लेता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दक्षिण बिहार का क्षेत्र भी ये ले लिया। उसके बाद से धीरे से बंगाल का क्षेत्र, फिर वहां भी ये लॉर्ड मलिका, ये भी विधवा है, इससे शादी करके फिर ये इसका पूरा क्षेत्र ले लिया। तो इस तरीके से अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा। और उसके बाद से फिर हम लोग देखते हैं इसी बीच में चुनार का युद्ध होता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, शेर खां के पास चुनार का किला आ गया। ठीक है, आने के बाद से अब हुमायूं भी है बगल में। ठीक है, तो हुमायूं जो है वो अब चुनार के किले पे आक्रमण करता है। कब करता है, 1532 ईस्वी में। हम लोग पिछली बार भी देखे थे, इसमें भी देखना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग अब शेर खां के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब 1532 ईस्वी में हुमायूं जो है वो चुनार के किले पे आक्रमण करता है, हम लोग देखे थे इसमें। उस समय तक लगभग ये 4 महीने लगभग, है ना। तो 4 महीने तक पूरा उसका क्षेत्र, पूरा जो किला है उसको घेर करके रखता है। लास्ट में जो शेर खां है वो हुमायूं से संधि कर लेता है। पहली बार तो संधि करता है चुनार का प्रथम घेरा में। उसके बाद से आगे फिर एक बार चुनार का द्वितीय अभियान होता है 1537 में। ये कौन चलाता है, ये हुमायूं चलाता है। और इस बार क्या करता है कि जो शेर खां जो है पहले जो बंगाल का जो क्षेत्र भी जीता हुआ है उस उसको तो जीतता ही है। ठीक है, चुनार का द्वितीय अभियान में। साथ ही साथ
जो ये चुनार का किला है इस पे भी इसको भी पूरा जीत लेता है। कौन? हुमायूं। ठीक है। तो चुनार का द्वितीय अभियान में भी क्या हुआ, यहाँ पे जो शेर खां है वो पराजित हुआ, हार गया और अपना क्षेत्र भी हार गया। ठीक है। तो इस तरीके से और आगे देखते हैं चौसा का युद्ध होता है। अब चौसा का युद्ध कैसे हुआ, हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि क्या हुआ कि जैसे ये बंगाल का पूरा क्षेत्र को, है ना, जीत लिया। बंगाल देखिए, मैप भी देख रहे हैं ना, बगल बगल में सब चीज को मैं रखा हुआ हूँ। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये है चौसा का क्षेत्र। ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, है ना। सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जा करके पहले पिछला वीडियो को देखेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब ये बंगाल का क्षेत्र जो है हुमायूं जीत करके वापस आ रहा है। ठीक है। बिहार वाले क्षेत्र में, और बिहार से तो जो शेर खां या शेर शाह सूरी जो है वो तो बचपन से ही बिहार में खेल रहा है ना, घूम रहा है, युद्ध लड़ रहा है, तो उसको क्या है, सारा चीज का जानकारी है। तो उसी समय क्या है, बरसात के क्षेत्र में जानता है कि क्या है, जो हुमायूं का जो सेनाएं हैं वो लोग भी कमजोर पड़ जा रहे हैं उस समय। तो इसी का फायदा उठा करके शेर शाह सूरी जो है वो इस पे आक्रमण कर देता है। और अब वो लोग लड़ नहीं पाते, हुमायूं के जो सेनाएं हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, गंगा नदी में कूद जाते हैं, कर्मनाशा नदी में कूद जाते हैं, खुद जो है हुमायूं जो है वो भी कूद जाता है। लेकिन किस्मत से फिर जो है हुमायूं फिर से बच जाता है। बचने के बाद फिर अपने ये दिल्ली आगरा जो इसका पूरा क्षेत्र है उसके उधर साइड फिर आगे बढ़ता है। तो फिर अगला युद्ध क्या होगा, अगला युद्ध जो होगा यहाँ पे कन्नौज का युद्ध होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। देखिए बीच में फिर से एक प्रश्न पूछा गया है इस युद्ध से, चौसा के युद्ध से, कि किसने चौसा के युद्ध में, ठीक है, हुमायूं को पराजित किया था। तो कौन रहेगा, शेर खां, शेरशाह सूरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है अगली बार जो यहाँ पे हुमायूं को पराजित किया, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में किसको पराजित किया था। तो प्रश्न उल्टा सीधा जैसे मन जितना आपका दिमाग चल रहा सब तरीके से सोच सोच करके प्रश्न बना बना करके अब उसको याद रखिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो है कन्नौज या विलग्राम का जो युद्ध है 1540 ईस्वी में, इस समय जो है शेर शाह सूरी हुमायूं को पूरी तरीके से भारत से बाहर भेज देता है। यहाँ पे इस युद्ध के बाद से अब कहीं ना कहीं जो है वो शेर शाह सूरी मजबूत हो गया और हुमायूं जो है कमजोर हो गया है। वो तो बहुत मुश्किल से तो अपना उसका जान बचा है ना। तो अपने क्षेत्र में वापस जा रहा है, तभी जो शेर शाह सूरी को पता चला होगा कि फिर से ये जिंदा बच गया है और फिर अपने साम्राज्य की ओर वापस, मतलब अपने साम्राज्य की ओर जा रहा है। तो उस समय फिर से एक युद्ध करता है, कन्नौज या विलग्राम का युद्ध। फिर से उस समय शेर शाह सूरी उसको पूरी तरीके से हरा देता है। ठीक है, याद रखेंगे, कन्नौज विलग्राम का युद्ध है ये 1540 ईस्वी में, जिसमें शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं का पराजय हुआ था और पूर्ण रूप से या फिर संपूर्ण रूप से जो है यहाँ पे शेर शाह सूरी का आगरा और दिल्ली में पूरा क्षेत्र में अधिकार हो गया था। ठीक है। देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न बना हुआ है, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। याद रहेगा, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक है। देखिए और भी प्रश्न है यहाँ पे, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की। देखिए ये एसएससी 2018 और 20 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो याद रहेगा। आगे देखते हैं। तो देखिए अब जो जो शेरशाह सूरी का जो स्टोरी है उसको आप ध्यान से सीक्वेंस वाइज लेकर के आ रहे हैं। हम लोग देख रहे थे पूरा उसका जन्म से लेकर के किस तरीके से धीरे धीरे बिहार के क्षेत्र में काम किया, फिर आगे बढ़ा। देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए मैं बार बार आपको वो जो है उसका जो स्टोरी है उसको पकड़ के रखना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बार बार बता रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि दक्षिणी जो बिहार का क्षेत्र है उधर वो पहले काम करता है, फिर धीरे से बाबर का भी सेना में भर्ती होता है, वहां से भी बहुत सारा चीज सीखता है। फिर धीरे से अपना बिहार के क्षेत्र में एंटर करता है और वहां से धीरे धीरे एक विधवा
इसका जो यहाँ पे इसका अलग माइंडसेट, बहुत मतलब शातिर है ना ये। तो विधवाओं से भी शादी करके अपना साम्राज्य को बढ़ाता है, फिर धीरे-धीरे से युद्ध करता है, हुमायूँ के साथ इतना युद्ध किया। वो सारी चीज़ें करने के बाद से इसका साम्राज्य, अब यहाँ पे क्या हुआ, हुमायूँ जैसे ही बाहर गया यहाँ से, बिलग्राम जो युद्ध हुआ उसके बाद से, तो साम्राज्य जो है पूरा शेरशाह सूरी के पास आ गया। और हुमायूँ जो है कुछ समय के लिए सिंध का क्षेत्र धीरे-धीरे अपना इधर ही साइड में मतलब कुछ समय तक का रहता है, क्योंकि वो कमज़ोर पड़ गया है। इतना ही समय में जो शेरशाह सूरी है, वो अपना साम्राज्य फिर से धीरे-धीरे और बढ़ा लेता है। ठीक है? ये जो यहाँ पे मैं आपको मैप जो दिखा रहा हूँ, ये पूरा जो है, ये पूरा अभी शेरशाह सूरी के अंतर्गत का पूरा क्षेत्र हो गया। क्योंकि इस पे हुमायूँ का कब्जा था, अब हुमायूँ हट गया है, तो यहाँ पे इसका पूरा कब्जा अब शेरशाह सूरी का हो गया। उसके बाद से देखते हैं बीच-बीच में और विद्रोह वगैरह होता है, और भी युद्ध वगैरह होते हैं शेरशाह सूरी के साथ, तो उसको हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए बंगाल विद्रोह होता है, जैसे ही ये शासन में आता है अपना, ये शासन पे मतलब इसका हुमायूँ के शासन पे ये कब्जा करता है, उसके बाद से 1541 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर खिस्र खां, ये जो है वहाँ पे विद्रोह कर देता है, ठीक है? तो उस विद्रोह को भी ये शांत करता है, प्लस ये जो बंगाल का क्षेत्र है 19 सरकारों में ये बाँट देता है, ठीक है? और सभी को एक-एक एक वहाँ पे जो जो मैनेजर है, ठीक है? हम लोग मैनेजर के रूप में अगर इसको समझें, तो ये सिकदारान इस नाम से वहाँ पे मैनेजर नियुक्त करता है, और वो लोग सीधा जो है शेरशाह सूरी से कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट भी करता है। आगे देखिए यहाँ पे मालवा को भी यहाँ पे विजिट करता है। देखिए मालवा का क्षेत्र जो है उस समय ये 1542 ईस्वी में वहाँ का जो शासक था मल्लू खां या फिर कादिर शाह, ठीक है? यहाँ पे ये जो शेरशाह सूरी है वो युद्ध करने के लिए आता है, लेकिन जो मल्लू खां है वो पहले ही उसको एक तरीके से जो मालवा का जो क्षेत्र है उसको देने के लिए वो पहले से ही रेडी रहता है। ठीक है? तो यहाँ पे युद्ध नहीं होता है, बल्कि उज्जैनी जो क्षेत्र है, ये मालवा का जो क्षेत्र है उज्जैनी राजधानी, वहीं पे उसको बुलाता है, स्वागत भी करता है और खुशी से उसको मालवा का क्षेत्र भी दे देता है। तो इस तरीके से मालवा का क्षेत्र भी शेरशाह सूरी जो है वो जीत लेता है। आगे चल कर के रायसीन विजय, ये भी वहाँ का जो शासक है पूरनमल चौहान, इससे भी जो है यहाँ पे रायसीन का जो क्षेत्र है वो जीत लेता है, थोड़ा धोखा करता है यहाँ पे, इसके लिए थोड़ा-सा ये जो रायसीन का जो विजय है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा चर्चित है, थोड़ा ठीक 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 है, क्योंकि जो शेरशाह सूरी जो है ना, ये काफ़ी एक तरीके से शातिर है, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी एक तरीके से ना इसके पास सेनाएँ भी बहुत मजबूत हैं, है ना? मतलब इसका पूरा प्रशासन इतना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, जो शेरशाह सूरी है, इसका मैनेजमेंट इतना मजबूत है, तो फिर भी उसको यहाँ पे क्या है, धोखा करने का ज़रूरत नहीं था, है ना? तो यहाँ पे धोखा कर लेता है, इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पे जो है पूरनमल चौहान पे धोखे से ये वार करता है, और इसकी यहाँ पे मतलब उसका हत्या कर देता है, ठीक है? और इस तरीके से जो रायसीन का जो क्षेत्र है वो जीत लेता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि ये मारवाड़ विजय, ठीक है? मारवाड़ विजय भी यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा याद रखेंगे। यहाँ का जो शासक है मालदेव, ठीक है? तो मालदेव जो है वो काफ़ी प्रभावशाली शासक था ये भी, और काफ़ी मतलब प्रभावशाली तरीके से लड़ता भी है, युद्ध भी लड़ता है। मतलब इतना आखिरी तक इतना ज़्यादा हिम्मत से लड़ता है शेरशाह सूरी से, ठीक है? कि शेरशाह सूरी जो है एक जगह पे इतिहासकार बताते हैं इस तरीके से वो लिखता है या कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्रायः खो चुका था। मुट्ठी भर बाजरा यानी कि जो मालवा का क्षेत्र है, छोटा-सा क्षेत्र, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पे शेरशाह सूरी अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। मतलब एक समय ऐसा आया होगा कि शेरशाह सूरी भी सोचा होगा कि अब मैं लगता है कि पूरा अपना इतना बड़ा साम्राज्य हार जाऊँगा। लेकिन लास्ट में यही होता है कि जो शेरशाह सूरी जो है वही जीतता है, और मारवाड़ का विजय जो है इसका मतलब मारवाड़ का जो पूरा क्षेत्र है इसको भी ये जीत लेता है, ठीक है? अब आगे देखते हैं
देखिए कालिंजर का अभियान, ठीक है, ये 1544 ईस्वी में है। अब यहाँ से इसका लास्ट आता है, क्योंकि इस अभियान में, इस युद्ध में जो है वो शेरशाह सूरी जो है घायल होता है और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए कालिंजर का जो युद्ध है या अभियान है वो 1544 ईस्वी में हुआ। उस समय का वहाँ का जो शासक था वो कीर्ति सिंह था, ठीक है। तो कालिंजर को ये भी 7 महीने तक लगातार घेर के रखता है, ठीक है। उसके बाद भी कोई भी ऐसा, मतलब एक तरीके से कोई समाधान नहीं निकलता है। तो लास्ट में जो है शेरशाह सूरी जो है अपना, अब ये भी शेरशाह सूरी भी काफी मजबूत हो गया है, ठीक है, काफी इसके पास साम्राज्य इसका हो गया है। तो ये क्या है, गोला बारूद ये सब भी अब यूज करता है। तो फिर क्या करता है ना, इसका किले को तोड़ने के लिए, गोला बारूद चलाने के लिए अपने सैनिकों को आगे बढ़ाता है। गोला बारूद चलाते हुए उसी समय आ, उसको किले का तोड़ते समय ही कुछ इस तरीके से कुछ घटना हो जाता है, ठीक है। जो युद्ध करते समय ही है ना गोला बारूद, या फिर हो सकता है कि उनका जो क्षेत्र है, जो युद्ध कर रहे हैं, जहां से गोला बारूद चला रहे हैं, तोप चला रहे हैं, उसी में शायद आग लग जाता है। उसके कारण से जो है शेरशाह जो है वो घायल हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन अंत में फिर भी जो है ये कालिंजर का जो जो क्षेत्र है उसको ये लोग जीत ही लेते हैं, और जीतने के बाद से ही ये जो है शेरशाह सूरी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु जो है वो सासाराम में होती है, ठीक है। और सासाराम का क्षेत्र जो है ये बिहार का क्षेत्र, ये आप वहां जाएंगे अभी भी तो सासाराम करके आप देखे भी होंगे स्टेशन वगैरह, है ना। तो वहां पे ये जो मकबरा बना हुआ है, ये शेरशाह सूरी का बना हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं काफी इतना बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। चारों तरफ से पानी का क्षेत्र है बीच में, है ना, जो रास्ता है वो भी। तो इस तरीके से आप बिहार कभी भी जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर यहाँ के आसपास के जो लोग होंगे वो लोग को भी अगर आप देख रहे होंगे तो आप, है ना, ये जो है शेरशाह सूरी के द्वारा ये बनाया गया, बनाया तो नहीं गया, मतलब एक तरीके से उसी का ये मकबरा है, ठीक है। तो ये सासाराम क्षेत्र में यहाँ यहाँ से एक प्रश्न आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न किस तरीके से आया हुआ है यहाँ पे। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सासाराम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से एक और प्रश्न है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सासाराम में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो शेर शाह सूरी है उसका तो मृत्यु हो गया, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है, वो लोगों का थोड़ा बहुत कहानी है, क्योंकि उसको सीक्वेंस वाइज लगातार जोड़ते हुए उसको अंत करना है। तो उस तरीके से हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आदिल खां जो है शेर शाह सूरी का बड़ा पुत्र है, बड़ा बेटा है, ठीक है। और जलाल खां जो है वो छोटा बेटा है, ठीक है। तो जो शेर शाह सूरी है वो अपने मृत्यु से पहले आदिल खां को ही उत्तराधिकारी बनाने का यहाँ पे बात करता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद से, मैं कहानी के तरीके से ही समझा रहा हूँ, ठीक है ना, जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं वहां पे हिंट कर रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही शेर शाह सूरी का मृत्यु होता है, उसके बाद से जो है शेर शाह सूरी का छोटा बेटा जलाल खां, ठीक है, ये क्या है कि अफगान सरदारों के साथ मिल करके, ठीक है, अपने आप को ही ये शासक घोषित कर देता है, जबकि ये छोटा है, ठीक है। तो जलाल खां यहाँ पे अगला शासक बन जाता है सूर्यवंश का। और जो है ये अपना अपना खुद अपने नाम का एक अपना नाम चेंज करके उपाधि धारण करता है, इस्लाम शाह, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, जलाल खां है। लेकिन ये अब यहाँ पे जैसे ही अपने राजगद्दी पे बैठता है, अपना उपाधि जो है वो चेंज कर लेता है। क्या उपाधि है इसका? इस्लाम शाह, ठीक है। अपना नाम चेंज करके ये रख लेता है, इस्लाम शाह, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखेंगे, बस इतना ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? सीडीएस 2020 में पूछा गया है। तो हो सकता है कि आगे चल कर के ये पूछे कि जलाल खां का अपना जो सिंहासन बैठने के बाद से अपना उपाधि किस नाम से अपना
उपाधि धारण करता है, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा इसका इतना ही ध्यान रखेंगे कि जो शेर शाह सूरी के बाद से अगला जो उत्तराधिकारी, अगला जो शासक है कौन बना, तो आप ध्यान रखेंगे जलाल खान। ठीक है, चलिए ये प्रश्न हम लोग देख लिए। प्रश्न पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे कि इस चैप्टर से या फिर शेर शाह सूरी के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है उसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस्लाम शाह अभी जो जस्ट शेर शाह सूरी के बाद से अफगान शासकों के साथ मिलकर के अपना जो शासक बन जाता है वही। ठीक है, तो इस्लाम शाह जो है उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद से उसका अवयस्क पुत्र, उसका नाम है फिरोज। अब फिरोज राजगद्दी पे बैठता है, यानी कि अभी वो वयस्क भी नहीं हुआ है, वो राजगद्दी पे बैठता है। लेकिन 3 दिन के बाद ही उसी का खुद मामा, ठीक है, मुबारिज खां, ये उसको मरवा देता है। मरवाने के बाद से खुद ही ये आदिल शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पे बैठ जाता है। तो अब शासन जो है शेर शाह सूरी का जो शासन है वो आदिल शाह के पास आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि 1555 ईस्वी में धीरे धीरे अब क्या है, मेन जो यहाँ पे जो शेर खां था वही अब यहाँ वही अब नहीं है। ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई। तो अब कहीं ना कहीं हमेशा आप देखेंगे कि साम्राज्य के अंतर्गत जो सबसे शक्तिशाली शासक होता है उसका अंत होने के बाद से साम्राज्य के भी अंत होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 1555 ईस्वी के आसपास जो है, जो सूर साम्राज्य 3 भागों में बट गया था। ठीक है, उसमें से एक ये इब्राहिम खान सूर, ठीक है, ये खुद भी आक्रमण करता है और पूरा दिल्ली और आगरा का क्षेत्र जीत लेता है। अब इसका जो मामा है वो इब्राहिम शाह, सॉरी, ये आदिल शाह, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे जो है इब्राहिम खां जो है इब्राहिम शाह की उपाधि भी धारण करता है। ठीक है, और जो आदिल शाह जो है, आदिल शाह चुनार का जो क्षेत्र है बस उतना ही को अपना राजधानी बना करके वहीं पे वो आराम से रहता है, अपना शासन करता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है चुनार का, जो क्षेत्र है चुनार का किला जो क्षेत्र है, बस आदिल शाह के पास केवल उतना ही बचा है। ठीक है, और इब्राहिम खान सूर जो है ये आ, आदिल शाह के ऊपर आक्रमण करके इसका पूरा दिल्ली आगरा का क्षेत्र को जीत लेता है। तो इस तरीके से अब इब्राहिम खान सूर के पास आ गया और ये अपना उपाधि क्या धारण किया है, इब्राहिम शाह। ठीक है, अब आगे आएगा हुमायूं। ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे ना, देखिए मैं बता रहा हूँ आगे चल करके। तो ये इब्राहिम खां जो है ये फिर कुछ दिनों के बाद से ये शासक कुछ दिनों तक ही शासन करता है। उसके बाद से पंजाब का जो सूबेदार है अहमद खां, ये अहमद खां जो है अब ये आक्रमण करेगा और ये दिल्ली और पूरा आगरा पे, आगरा का क्षेत्र जो है उस पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, उसके बाद से जो है ये अहमद खां जो है ये सिकंदर शाह की उपाधि धारण करेगा। कितना कंफ्यूज हो गया होगा दिमाग, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रख करके अगर चलेंगे, अपने जितना भी आप समझ रहे हैं उसको क्लियर करते हुए जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इब्राहिम खां के ऊपर आक्रमण करके पंजाब का पूरा, सॉरी, ये दिल्ली और आगरा का जो क्षेत्र है वो पूरा अपने कब्जे में ले लेता है अहमद खां, और ये फिर अपना उपाधि चेंज करता है सिकंदर शाह के नाम से। अब ये जो सिकंदर शाह है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है इतना समय तक में हुमायूं जो है, हुमायूं अपना एक तरीके से तैयार हो गया फिर से युद्ध लड़ने के लिए। अब फिर अपने क्षेत्र में आता है और उस समय ये 1555 ईस्वी के आसपास सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का युद्ध हम लोग देखे थे, यहाँ भी देखेंगे। सरहिंद का युद्ध होता है और इस युद्ध में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में ये युद्ध होता है। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है कि लास्ट में जो है सिकंदर सूर जो है वो पराजित होता है और फिर से हुमायूं को यहाँ पे अपना शासन मिल जाता है। तो सूरवंश जो है हुमायूं के साथ ही चला, बल्कि उसके बीच में आया, फिर वो समाप्त हो गया। फिर से यहाँ पे जो है हुमायूं का शासन
शुरू हो गया 1556 से। लेकिन फिर ये वही है, हम लोग आगे पढ़े थे कि कुछ समय के बाद से ही दीनपना जो भवन है पुस्तकालय, वहां से, वहां की सीढ़ियों से गिर करके जो है ये हुमायूं की भी मृत्यु हो जाती है ना। तो इस तरीके से जो है हमारा शेर शाह सूरी का जो देख रहे थे हम लोग, ये अपना पूरा कंप्लीट, जितना भी इसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो सारी चीजें यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। देखिए सरहिंद का युद्ध से भी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। किस ये देख लिए ये किस तरीके से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए बीपीएससी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बन रहा है। देखिए ये जो शेर शाह सूरी है, इससे रिलेटेड एक दो फैक्ट हैं, है ना, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड जो बोलते हैं, बहुत बड़ा जो हमारा एक रोड यहाँ पे देखिए, मैप मैप में देखिए। ठीक है, ये ठीक है, बंगाल से लेकर के पूरा पंजाब का जो क्षेत्र है हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जो जानते हैं। ठीक है, उस रोड को सबसे पहले शेर शाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया था, सड़क ए आजम के नाम से। ठीक है, तो ये एक बहुत ही खास जो काम है इसका इतिहास में शेर शाह सूरी का, तो ये याद रखेंगे, ये शेर शाह सूरी के द्वारा ही ये बनवाया गया था। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, उस समय बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पंजाब के अटक क्षेत्र तक वो पूरा फैला हुआ था, 1500 मील। ठीक है, 1500 मील लंबी लंबी ये पूरा रास्ता था। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ये प्रश्न में पूछा भी गया है, लेकिन सॉरी मैं यहाँ पे अभी आपको बता नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न अभी अ, मैं नहीं रखा हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लास्ट है बस, ये लास्ट अपना एक तरीके से हम लोग टॉपिक है। ठीक है, बस उसके बाद से ये जो है हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जो शेर शाह सूरी जो है, ये अपना सिक्का भी चलाता है, और एक खास बात और है कि जो रुपया नाम से जो अभी भी चल रहा है ना, वो सबसे पहले जो है शेर शाह सूरी के तरफ से ही फर्स्ट बार लाया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है इसका सिक्का जो था, सिक्के में फारसी भाषा के साथ साथ देवनागरी भी ये लिखवाता था। तो ये एक खास बात है शेर शाह सूरी का जो सिक्का है उसके अंतर्गत। प्लस देखिए रुपया, रुपया यही यहाँ से रुपया नाम ये जो है ना, यहाँ ही से चलन हुआ। तो इसके अंतर्गत चांदी का भी सिक्का चलाया था ये। ठीक है, ठीक है, और रुपया का सबसे पहली बार जो है शेरशाह के द्वारा ही यहाँ पे सबसे फर्स्ट लॉन्च किया गया, बोल सकते हैं हम लोग ये वर्ड रुपया। ठीक है, उसके बाद से अशरफ नाम से सोने का सिक्का चलाता है, और लास्ट में दाम नाम से तांबे का सिक्का चलवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ फैक्ट है शेर शाह सूरी के बारे में, और ये हमारा जो है ये भी वीडियो कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड देखिए बहुत सारी इसमें भी कंफ्यूजन है, खुद याद रखना मुश्किल हो जाता है, देख रहे होंगे बीच बीच में कभी कभी ऐसा है कि सही से उच्चारण भी नहीं हो पा रहा है, नाम उपाधि इसी में कंफ्यूज हो जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा दौड़ करके आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। आप वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, और जैसे जैसे आपको थोड़ा क्लियर होते जाता है वैसे वैसे आगे बढ़िए आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारा जो है कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।